अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट और वो एसओएफपी, ये बात लिख दी मैंने ना। हाँ ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में ईयर एंड पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई, यानी पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल, ये मैं लिख चुका हूं, ये ऑलरेडी नोटेड है। लेजर, ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये काम थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, और ये वाला काम ईयर एंड पे हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में सारे ग्रुप्स के टी अकाउंट, उनके बैलेंसेस पहुंचे जिनमें इनकम्स और एक्सपेंसेस ग्रुप के अकाउंट टोटल फॉर द ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी के अकाउंट बैलेंसेस ईयर एंड की पोजीशन बता रहे हैं। ये इतने सारे लोग क्या सड़कें बंद होने की वजह से नहीं आए हैं, या हफ्ते को घर भाग गए हैं, या ये कॉम का वक्त जाया हो रहा था इसलिए चले गए? कॉम का वक्त जाया हो रहा था। अच्छा हाँ, वो लिंक मिल जाएगा। अच्छा 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 है, लिंक मिलने की वजह से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं 4 होती हैं इनफैक्ट, लेकिन चूंकि मैं भी आपको सिर्फ बेसिक सारा रिवाइज करा रहा हूं तो भी सिर्फ 2 का जिक्र कर रहा हूं। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, और इससे मैं आपको ना उन दोनों स्टेटमेंट्स का एक मुनासिब सा फॉर्मेट भी बता देता हूं। आपने पढ़ा हुआ है और शायद आपने यही पढ़ा होगा जो बता रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बता रहा हूं, क्योंकि पूरी पिक्चर दिखाने के लिए आपको ये स्टेटमेंट्स तो बतानी ही पड़ेंगी। इनकम स्टेटमेंट में क्या रिपोर्ट करना है, पिछली क्लास में एंड तो किया यार बात। इनकम स्टेटमेंट में क्या बताना है? इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। कहां से मिलेंगी फिगर्स? ट्रायल से। ट्रायल में कहां से आ रही हैं? जो टी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आ रहे हैं, और हमने इस एक रिपोर्ट है और इसमें हमने बिजनेस की परफॉर्मेंस फॉर द ईयर बतानी है। ये परफॉर्मेंस, पोजीशन, ये वर्ड्स बता चुका हूं ना पिछली क्लास में। फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है, और आपने मोर और लेस इस तरह का ही पढ़ा होगा। अगर से थोड़ा डिफरेंट भी है तो बस ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो भी सही है। सेल्स, सेल्स में से सेल रिटर्न्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस, बल्कि इनफैक्ट परचेज रिटर्न्स इनमें से माइनस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, और फिर जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें अदर इनकम ऐड, फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इनके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस, और जब वो लिस्ट पूरी हो जाएगी तो एंड के ऊपर नेट प्रॉफिट। अब अगर इसी सवाल को आगे बढ़ाएं तो इस सवाल में सेल्स कितनी है? 3 लाख। रिटर्न्स कितनी है? तो 3 लाख, इसमें से 25 माइनस, तो ये आ गया 275 सेल्स। ओपनिंग स्टॉक मैंने सवाल में कहीं नहीं बताया। परचेजेस 116, परचेज रिटर्न्स 20,000। क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहीं नहीं बताया, होता तो वो प्लस माइनस माइनस। $90,
6। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो जो आंसर आया उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं पड़ी हुई इनकम स्टेटमेंट? ऐसे ही है ना? $179। मैंने इस सवाल में कहीं पर कोई अदर इनकम रखी है? नहीं रखी। एक्सपेंसेस परचेजेस के अलावा और क्या क्या है सवाल में? सैलरीज हैं, कितनी है? 20,000 शायद। 20,000 है ना? और क्या है? रेंट है 24,000। और क्या है? बस जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब लिस्ट डाउन होने के बाद उनका टोटल इधर आ गया 44। और ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो आंसर आया 1,3। ये बिजनेस ने इस साल में टोटल प्रॉफिट कमाया, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। इसके फॉर्मेट पे इसमें लिखी हुई फिगर्स, इसमें आने वाली लाइन आइटम्स पे कोई एतराज है तो बताएं। ये कहलाती है इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक इनकम स्टेटमेंट है अभी शुरू में, और एक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता हूं फिर। जी ये नोटेड। अच्छा, अब चूंकि आपको ये पहले पता है इसलिए जबानी ही बता रहा हूं। एसेट्स को दो टुकड़ों में बांटते हैं, नॉन करंट और करंट। और क्या तरीका है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कह लें हम जहां खड़े हैं एसओएफपी में, उससे अगले साल के अंदर अंदर जो एसेट खत्म हो जाते होते हैं वो करंट है, और जिससे आगे चलते हैं वो नॉन करंट है। और करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज उसका भी यही तरीका है। तो ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए क्या किया? एक्सपेंसेस और इनकम्स की फिगर्स इनकम स्टेटमेंट में लिखी, बाकी ट्रायल में क्या रह गया? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। उनसे जो रिपोर्ट बनती है उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इसका और नाम पड़ा हुआ है? हाँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें हम लोग देखें, ये एक रिपोर्ट है, एक कागज है, ये कोई टी अकाउंट नहीं है, ये एक बस एक कागज है, सेठ साहब को हम बना के दिखा रहे हैं। इसी तरह ये भी एक रिपोर्ट है। इनमें हम क्या लिख रहे हैं ट्रायल से? इनकम एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस की जो फिगर्स आ रही हैं वो क्या रिजल्ट बता रही हैं? परफॉर्मेंस आखिरी दिन की
पूरे साल की, इसलिए इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग होती है फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी उस साल का एंड है। और एसओएफपी में हम दिखाने लगे हैं एसेट्स लायबिलिटीज, उनकी ट्रायल की फिगर्स क्या बता रही हैं, ईयर एंड का बैलेंस, ईयर एंड का एज एट ईयर एंड, तो इसलिए इसकी हेडिंग होती है एज एट जो भी ईयर एंड है। और इसमें 2 पेजेस होते हैं, ये तो एक पेज है ना, इसमें 2 पेजेस हैं। एक पेज एसेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा पेज इक्विटी और लायबिलिटीज के लिए होता है। और वो जो एसेट्स हैं उसके भी हम 2 टुकड़े कर रहे होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और इसमें सवाल में जो जो मिसालें मैंने लिखी हुई हैं उनमें से नॉन करंट क्या लग रहा है, फर्नीचर, कितना बैलेंस आ रहा है, कितना 130। और करंट वाली क्या चीजें लग रही हैं, कैश 89, बैंक 151 और डेटर्स 19,000। $389। ये इसका एक पेज होता है और दूसरा पेज पे इक्विटी और लायबिलिटीज होती हैं। और ये भी आपने चूंकि पढ़ा हुआ है इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं, अगर भूल भाल गया है तो दफा करें। आपने बचपन में ना एक चीज पढ़ी होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन इंट्रो में, कि बिजनेस में जितने एसेट्स होते हैं उनका टोटल बराबर होता है इक्विटी और लायबिलिटीज के टोटल का। तो ये एसओएफपी इसी की एक शक्ल होती है कि एसेट्स का टोटल बराबर होगा इन दोनों के टोटल के। इक्विटी ग्रुप में कैपिटल है, उसका कितना बैलेंस आ रहा है 250। और ड्राइंग्स का अकाउंट बेशक अलग शो हो रहा है, होती असल में इक्विटी में कमी है 11,000। ये मैंने एक लाइन छोड़ी है इधर। नॉन करंट लायबिलिटीज इस मिसाल में मैंने शायद कोई नहीं रखी। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15,000 और कुछ ट्रायल में रह गया हो बस। ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये सारी फिगर्स कहां से आ रही हैं, अभी तक मैंने जो कुछ बोर्ड पे लिखा है सारी फिगर्स कहां से आई हैं, ट्रायल से। ट्रायल में कहां से आई, लेजर के बैलेंसेस से। इनकम स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये सारा कुछ शो कर रहा है बिजनेस ने पूरे साल में क्या परफॉर्म किया। और इस परफॉर्मेंस का एंड नेट रिजल्ट ये निकला कि बिजनेस ने पूरे साल में इतना प्रॉफिट कमाया। ये बिजनेस को ये प्रॉफिट देख के खुशी होगी कि ओनर को, ओनर को ना, बिजनेस को तो कोई जज्बात नहीं है, ओनर को खुशी होगी। तो ओनर ने बिजनेस किया ही प्रॉफिट कमाने के लिए था। तो हर साल बिजनेस जैसे जैसे प्रॉफिट कमाता जाएगा तो वो प्रॉफिट ओनर ही का तो है, ओनर ही का तो हक है। तो जिस प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा ओनर का और हक बढ़ जाएगा, ओनर का हक यानी इक्विटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में आया नेट प्रॉफिट, यहां पर हो जाएगा ऐड 135। और अब साल एंड होने पे ओनर का टोटल हक पहुंच गया 374। और बेशक इस सवाल में नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी एक ट्रायल का एक जस्ट इसकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दिखाता हूं, इसलिए लिख देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक अगर होता तो वो यहां करंट एसेट्स में आ रहा होता। और ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कच्चा कच्चा सा याद है या बिल्कुल भी नहीं याद, क्या होता है? जो गुड स्टोर में पड़ी हुई है वो स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो साल के आखिरी दिन पड़ी हुई है, और वही अगली सुबह ओपनिंग स्टॉक कहलाएंगे। तो इस ट्रायल से, ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शंस की मिसाल लेके चला था, इससे मैंने आपको ये अकाउंटिंग सिस्टम सारा गुजारा, डेबिट क्रेडिट जर्नल, वहां से लेजर, लेजर से लेके आगे ट्रायल, ट्रायल से आगे ये रिपोर्ट्स, एक पूरा अकाउंटिंग सिस्टम का मैंने ओवरव्यू दिया आपको। अब मैं आपको ना सिर्फ इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लिखवाता हूं, और फिर मैं आपको ओपनिंग बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट देके ना फिर ये बेसिक कहानी खत्म कर देता हूं। सवाल लिखें।
ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। अच्छा, ट्रायल बैलेंस लिखवाने लगा हूं तो आप ट्रायल बैलेंस यानी अंग्रेजी आइटम्स लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। और ये आपने फैसला करना है कि मैं जो फिगर बोल रहा हूँ वो आपने डेबिट कॉलम में लिखने के क्रेडिट कॉलम में लिखनी। सेल्स 520,000, 5,20,000। सेल रिटर्न्स 20,000, 20,000। रेंट इनकम, जिनकी फिगर्स इधर उधर गिर गई दोबारा बता रहा हूं, सेल्स 520,000, सेल रिटर्न्स 20,000, रेंट इनकम 10,000, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम 3,000, ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेजेस 280,000, 2,80,000। परचेज रिटर्न्स 10,000, सैलरीज 40,000, यूटिलिटीज 21,000, repairs 12,000, 12,000। डेप्रिसिएशन 60,000, 60,000। लोन फ्रॉम बैंक 100,000, 1,00,000। क्रेडिटर्स 32,000, 32,000। सैलरीज पेएबल 8,000, 8,000। डेटर्स 45,000। बिल्डिंग 500,000, 5,00,000। इक्विपमेंट 250,000। कैश 30,000। कैपिटल 630,000, 6,30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, 12,000। ड्राइंग्स 32,000। बस ट्रायल बैलेंस पूरा हो गया। देखें टोटल
ट्रायल देखें, टोटल टैली हुआ किसी से नहीं हुआ तो पूछने शर्माए नहीं। कितना आया टोटल? 1325 ट्रिपल जीरो। अच्छा, किसी से नहीं हुआ तो वो तो शर्माते रह जाएंगे, मैं खुद ही बता देता हूं। सेल्स क्रेडिट में, सेल रिटर्न्स डेबिट, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। क्यों है डेबिट ये आपको मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जब पीरियोडिक सिस्टम रिवाइज कराऊंगा ना तो बताऊंगा। परचेजेस डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट, सैलरीज, यूटिलिटीज, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट। बैंक लोन लाइबिलिटी है क्रेडिट, क्रेडिटर्स, सैलरी पेएबल लाइबिलिटीज हैं क्रेडिट, डेटर्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कैश, ये सारे एसेट्स हैं तो डेबिट है। कैपिटल क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल का टोटल आ गया 1325। और इस ट्रायल के नीचे लिखें क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल के अंदर नहीं है ये, ट्रायल से बाहर अलग से लिखें क्लोजिंग स्टॉक 42,000, क्लोजिंग स्टॉक 42,000, 42,000। चलें, आपसे रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बना दें जी। क्लोजिंग स्टॉक 42,000, 42,000।
हाँ जी, और एसएफपी का टोटल टैली हो गया। हाँ जी, सेल्स 520 और रिटर्न्स 20, तो 500। ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेजेस 280, परचेज रिटर्न्स 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 42,000, 26 3,000, ग्रॉस प्रॉफिट 237,000। सेल्स के अलावा कोई भी इनकम है तो रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम 10,000 और 3,000, 13,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरीज 40,000, यूटिलिटीज 21,000, repairs 12,000, depreciation 60, 133। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, तो 117,000, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट। हाँ जी, इसमें कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ? नॉन करंट एसेट्स सवाल में क्या क्या है? बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है 5 लाख और 250। करंट एसेट्स में एक तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक 42,000, डेटर्स 45,000, कैश 30,000। कैपिटल, ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट 117,000। हाँ जी, इसमें बताएं एतराज। सारा साल अकाउंटिंग होती रहती है, सारा साल सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल एक बुक है जिसमें सारे पेज एक जैसे हैं और एक डेबिट एक क्रेडिट और उसी तरह की एंट्री बार बार हो रही है, फिर वही सारी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, एंट्रीज में जो नाम इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है? वो अकाउंट है और वो अकाउंट 5 ग्रुप्स में फॉल करते हैं। उन अकाउंट्स में से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये फैसला ग्रुप देख के होता है। सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई, उसी के बाद वही सारी ट्रांजैक्शंस एक और रजिस्टर में पोस्ट होंगी जहां पर हर अकाउंट को एक 2 पेजेस कमरा मिला हुआ है। उस अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट वहां पर लिखी जाती हैं। उस अकाउंट को टी अकाउंट भी कहते हैं। फिर उसके बाद सारा साल ये होने के बाद ईयर एंड पे दोनों साइड्स का टोटल होता है और जो साइड हल्की है डिफरेंस फिगर वहां लिखते हैं। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये कैसे फैसला होगा? अगर डेबिट साइड भारी है और डिफरेंस क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ रहा है तो चूंकि डेबिट साइड भारी है ये डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट साइड भारी है लिखना डेबिट साइड पे डिफरेंस पड़ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। फिर वो सारे बैलेंसेस ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। 5 ग्रुप्स के अकाउंट्स ट्रायल में आते हैं जिनमें से एक्सपेंसेस और इनकम्स ग्रुप्स के अकाउंट की फिगर्स टोटल फॉर द ईयर है और एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी ग्रुप के अकाउंट्स की फिगर ईयर एंड के बैलेंस है। एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी को लेके एसओएफपी बनती है क्योंकि ये ईयर एंड की पोजीशन है, और इनकम एक्सपेंसेस को लेके इनकम स्टेटमेंट बनती है क्योंकि ये फॉर द ईयर परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हैं।
लास्ट चीज, इस सारी मेहनत का लास्ट काम, इसमें बताएं, कुछ पूछना है बेटे तो? ओपनिंग बैलेंसेस, ये सारी मेहनत की लास्ट चीज। फिर मंडे से मैं आपको FR1 शुरू करा दूंगा। $2024 2024 ईयर गुजरा, उसमें बिजनेस की परफॉर्मेंस ये थी कि 200 मिलियन रुपए की सेल हुई है। 2025 ईयर गुजर गया। 2025 ईयर की परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस फॉर 2025, ये भी साथ में ला लूं? क्यों? क्योंकि हम जब कह रहे हैं ना परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, अगर हम एक मैच में एक बैट्समैन का स्कोर बताते हैं कि इस मैच में इसकी परफॉर्मेंस यह है कि इसने 70 की है, अगले मैच उस मैच की परफॉर्मेंस में पिछला 70 भी ऐड कर लें, परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड है, तो हमें 2025 की सेल्स में अगर 160 मिलियन उस साल हुई है तो बस यही परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस होती है फॉर द ईयर, इसलिए एक्सपेंसेस और इनकम्स हर साल नए सिरे से रिकॉर्ड, और उसके बाद वो साल खत्म तो उन एक्सपेंसेस इनकम्स को इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दिया, अगले साल फिर नए सिरे से एक्सपेंसेस इनकम्स। लेकिन 2024 की एंडिंग पोजीशन ये थी कि बिजनेस के पास 10 मिलियन कैश पड़ा हुआ था, तो अगली सुबह नहीं पड़ा होगा, अगर रातों रात चोरी नहीं हुआ तो पड़ा होगा। अब जब अगली सुबह भी 10 मिलियन कैश होगा और 2025 में पूरे साल में कैश इनफ्लो हुआ 70 मिलियन, पूरे साल में कैश आउटफ्लो, क्या मतलब इनफ्लो आउटफ्लो? 74 मिलियन, ऐसा हो सकता है? हाँ। तो अगर इस साल में 70 आया और 74 गया तो हाँ हो सकता है, तो साल के एंड पे फिर कितना बच गया? तो ये तभी बच गया अगर आप पिछले 10 को भी साथ शामिल करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल बात कर रहा हूं। साल के शुरू में 10 मिलियन कैश मौजूद था, इस साल में इतना और आया, इतना गया, तो -4 नहीं बच गया, 6 बच गया। और ये कैसे? जब पिछला 10 भी साथ में लाया, यानी 10 पहले था, 70 और आया, 74 गया, तो बाकी 6 बच गया। अब हम देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग हमें ये रिजल्ट देती है कि नहीं देती। 2024 का जो लेजर रजिस्टर था, पूरा जो रजिस्टर था, पूरी बुक, उसमें एक कैश का टी बना हुआ था और उसमें सीडी बैलेंस कितना आ रहा था? 10। इधर 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 आ रहा था। ये 2024 का क्लोजिंग सिचुएशन थी। जैसे स्कूल में क्लासें चेंज ना, तो फिर किताबें कॉपियां भी चेंज। 2025 का नया जर्नल, नया रजिस्टर होगा। 2025 का लेजर एक नया बिल्कुल रजिस्टर है। उस रजिस्टर के अंदर फिर से ये 2 पेजेस का कैश का अकाउंट है। कैश डेबिट कब कब होता होगा? तो इसका मतलब है कि इस साल में, पूरे साल में कैश मिला के 70 डेबिट हुआ होगा। क्रेडिट कब होता होगा? तो इस पूरे साल में मिला के 74 क्रेडिट हुआ होगा। अब अगर दोनों साइड्स का टोटल करें तो सीडी तो इस साइड पे आ जाएगा। ये गलत हो गया ना? सही पिक्चर क्या है? तो वो तभी होगा अगर हम यहां पर 10 लिखें और फिर यहां सीडी 6 आएगा, ये तभी हो सकेगा। और यहां पर क्यों लिखें भाई? इसलिए लिखें कि फॉर द ईयर जो भी एक्सपेंसेस इनकम्स थे वो उस साल की कहानी उस साल खत्म हो गई। अगले साल के एक्सपेंसेस इनकम्स फिर नए सिरे से आएंगे। और पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हर ईयर एंड पे ना कुछ क्लोजिंग एंट्रीज भी होती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज नहीं। एक्सपेंसेस इनकम्स के ट्रायल में जो बैलेंसेस आ रहे होते हैं, ट्रायल के बाद और एंट्रीज होती हैं। जैसे सेल्स का क्या बैलेंस आ रहा था, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। और अगर मैं ये अपने कल वाले सवाल की बात कर लूं तो सेल्स में यहां क्रेडिट हुआ हुआ था और बैलेंस आ रहा था 3 लाख। कल जो सवाल किया है, बल्कि कल तो आप आए ही नहीं, परसों जो किया था। तो इस अकाउंट में बस क्रेडिट था। ये ट्रायल में जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूं। ये ट्रायल में जाएगा। ट्रायल से आगे
इनकम स्टेटमेंट में। चूंकि ये इनकम है और बस ये इस साल की परफॉर्मेंस है, या अगले साल जाके फिर छलांगे लगाएंगे हमने इतनी सेल्स की थी पिछले साल, नहीं, अगले साल फिर जीरो से होगा, तो फिर एक क्लोजिंग एंट्री होती है जो शायद आपको थोड़ी बहुत बताई गई हो, मैं भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक एंट्री होगी सेल्स डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, और वो एंट्री जब इस टी अकाउंट में पोस्ट करेंगे, सेल्स डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट 3 लाख रुपए से, तो वो एंट्री जब यहां पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, सेल्स डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, इधर या इधर, सेल्स डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट इधर, तो यहां 3 लाख आएगा और इनकम स्टेटमेंट कह लें, एसओसीआई कह लें, और अब जब इसका दोबारा बैलेंस करेंगे तो रहा ही नहीं बैलेंस, बैलेंस ही नहीं बचा। यही हरकतें सारी की सारी इनकम्स और सारे के सारे एक्सपेंसेस के साथ होगी। तो वो जो थोड़ी देर पहले इनमें सीडी लिखा नजर आ रहा था, अब वो नहीं आएगा, वो ट्रांसफर हो गया, क्लोज हो गया इनकम स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन क्या हमें इसको भी क्लोज करके किस्सा खत्म कर देना चाहिए? नहीं, ये हमें अगले साल यहां दिखेगा तो सही पिक्चर पता चलेगी। और यहां दिखना क्यों चाहिए? क्योंकि ईयर एंड की ये पोजीशन थी। ईयर 1 2024 एंड हो रहा था कि हमारे पास 10 मिलियन कैश मौजूद है। 2025 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? झाग रहे ना, 2024 एंड हुआ था कि 10 मिलियन कैश मौजूद है, 2025 स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये 10 मिलियन मौजूद है, तो ये 2025 का स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, 2025 का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। और जब 2025 में नए रजिस्टर खरीदेंगे, बिल्कुल कड़क से पेजेस हैं, खुशबू आ रही है, खाली पेजेस हैं, खाली है बिल्कुल। 2025 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि 10 मिलियन मौजूद है, वो यहां लिख देंगे। कहां से आया? तो पिछले साल इसको यहां लिख के कहा था कि जो आना था आ गया, जो जाना था चला गया, अब इतना बच गया है जो अगले साल कैरी होगा, तो यह कहलाएगा कैरेट डाउन। ये 10 कहां से आया? अभी सुबह सुबह देखे गया है कोई? फिर ये पिछले साल से लेके आए हैं, इसको कहते हैं ब्रॉट डाउन, या डी की जगह एफ भी हो सकता है, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरेट फॉरवर्ड। ये वही फिगर है जो पिछले साल रजिस्टर बंद करते हुए थी, और अब नया रजिस्टर, बिल्कुल नया खाली पेज, स्टार्टिंग पॉइंट इसको लिखा जाएगा। उसके बाद पूरे साल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, और ये यहां लिखेंगे तभी जाकर ईयर एंड पे CD 6 आएगा, जो कि आना भी चाहिए। तो एसेट्स, पिछले साल की एंडिंग पोजीशन, अगले साल की स्टार्टिंग पोजीशन भी वही है। इसी तरह अगर किसी एक साल के एंड पे क्रेडिटर का बैलेंस है, क्रेडिटर, तो अगली सुबह उसको कहेंगे कि रहने दो, अब तो रात खत्म, बात खत्म, बस नहीं, अगली सुबह भी देने हैं। तो लाइबिलिटीज में भी, एसेट्स में भी, और साल खत्म तो ओनर का किस्सा खत्म। तो एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी, इन अदर वर्ड्स एसओएफपी की आइटम्स, ये सारे बैलेंसेस ईयर एंड की पोजीशन होते हैं, और अगली ही सुबह यही सारे बैलेंसेस ईयर स्टार्ट की पोजीशन बन जाते हैं। इसलिए एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी, इनके जो बता रहा था, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी, इन तीनों के बैलेंसेस यहां आ रहे हैं एसओएफपी में। ये ईयर एंड की क्लोजिंग पोजीशन है, और अगली ही सुबह अगले साल की ये ओपनिंग पोजीशन है। इसलिए इन तीनों में, किन तीनों में? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी। किसी साल के एंड पे जो कैरेट डाउन बैलेंसेस होते हैं, उनको कैरेट डाउन कहते ही इसलिए क्योंकि अगले साल उनको कैरी करना होता है, और अगले साल सुबह सुबह रजिस्टर खोलते ही नए रजिस्टर सबसे पहले इनको लिख दिया जाता है। और कहां से आई है? इसलिए इनको ब्रॉट डाउन कहते हैं। उसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, सारा साल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती रहती है। और इनकम्स और एक्सपेंसेस में बीडी क्यों नहीं होता? क्योंकि पिछला सीडी ही नहीं होता। पिछला सीडी किधर जाता है? डीवीडी बन जाता है। पिछला सीडी किधर जाता है? वो इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है। अच्छा, एक एमी शुगल की बात, एमी बस, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट है, तो उधर हमने इधर लिखा हुआ था, हमने यहां लिख दिया है। वो क्लोजिंग और ये ओपनिंग है। अच्छा दिखा, चले एम एक शुगल की बात, ये लेजर है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कौन सी साइड भारी है? डेबिट साइड भारी है ना, ये भारी है। ईयर एंड पे हमने किताबें क्लोज कर दी, भारी इधर छप गया। अगले साल क्या किया? किताबें वापस खोल ली, वो भारी फिर इधर आ गया। तो ये डेबिट बैलेंस है, बंद कर रहे थे तो इधर नजर आ रहा है, और अगले साल खोल नहीं तो फिर इधर नजर आ रहा है।
तो एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी, इनके सीडी अगले साल बीडी हैं, और एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनके सीडी ही नहीं रहे क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो गए। ये पूरे साल का अकाउंटिंग साइकिल है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए जो अंग्रेजी लिखी जाती है वो अकाउंट्स हैं। वो अकाउंट्स 5 ग्रुप्स में फॉल करते हैं। हर एंट्री में कम अज कम एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, और डेबिट क्रेडिट का फैसला ग्रुप देख के होगा। सारा साल रजिस्टर में रिकॉर्डिंग होती रही, जर्नल, साथ ही साथ एक और रजिस्टर में वो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अपने अपने कमरों में पोस्ट होती रही, लेजर। साल के एंड पे लेजर को क्लोज किया, हर अकाउंट का बैलेंस, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, ट्रायल में लिस्ट डाउन किया। ट्रायल से आगे इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी में चले गए। इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस क्लोज होके इनकम स्टेटमेंट में किस्सा खत्म हो गया, और जो नेट प्रॉफिट निकला वो कैपिटल को ट्रांसफर हो गया। और जो एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी थी, उनके ईयर एंड की पोजीशन यानी सीडी बैलेंसेस अगले साल की स्टार्टिंग पोजीशन यानी बीडी बैलेंस बनके किताबें फिर से खुल गई। ये सारा डेबिट क्रेडिट उसका अकाउंटिंग सिस्टम का एक रिकैप था, और बस ये बताना था आपको। अब ये जो 2 दिन 3 दिन की मेहनत है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीजें, कुछ लिंक पॉलिश हुए, या कौम का वक्त बर्बाद कर दिया मैंने? पॉलिश हो गए। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई चीज और कि हाँ जी ये बात आएगी सर, ये भी बता दें। हाँ जी, ओके, डन। अब ना मैंने आपको FR 1 कराना है, और मंडे से कराना है, और उसके लिए मैं आपको पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने सवाल आते हैं, हमने पेपर स्टार्ट कहां से करना है, वो मैं मंडे को ही बताता हूं। आप में से कितने लोग अभी कॉस्ट की क्लास में थे? हाँ, तो फिर ओवरडोज हो जाएगी, इसलिए मैं ना दोबारा वैसी बात नहीं कर रहा, बहुत है। वरना कॉस्ट में मैंने को 20-25 मिनट लिए थे, इत्तेफाक से R1 में भी मिल गए, लेकिन वो ओवर हो जाएगा, वो पिछले वाली भी उल्टी बार आ जाएगी। तो इसलिए बस ठीक है, अल्लाह हाफिज, मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।